ओबेरॉय रिजॉर्ट में उड़ने लगी है सुलगते बारूद की गर्द। शैली की आंखों से बहने लगा है बरसों पुराना दर्द। उपन्यास के इस भाग में सुनिए, क्या आपसी जलन के बीच रह पाएगा होटल गैलेक्सी का माहौल सर्द। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। आज पता नहीं किसका मुंह देखकर उठे थे ये सब के सब कि सबके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। होता है ना आपके साथ भी कभी कभी। सिंघाल, ओबराय, चंदर, निशा सब के सब हैं परेशान। और पाखी सूरज, वो तो बिना वजह ही इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि इस चक्रव्यूह को तोड़ने वाला अभिमन्यु आखिर होगा कौन। तो चलिए इस अध्याय में आपको उस अभिमन्यु से मिलाते हैं, और यदि आप पहचान जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताइएगा हमें। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 164। ओबरॉय रिजॉर्ट की हवा में बारूद और खतरे की महक साफ महसूस की जा सकती थी। इंस्पेक्टर सिंघाल और सब इंस्पेक्टर दयाल ने कुलभूषण ओबराय का रास्ता रोक लिया। कौन हो तुम लोग? इस तरह हमारा रास्ता रोकने का मतलब? ओबराय ने सामने खड़े शख्स को गौर से देखा। रौबीला चेहरा और आंखों में गजब की चमक। अगर आप मुझे नहीं पहचानते तो अपना परिचय दे दो। मैं हूं इंस्पेक्टर रुद्रदेव सिंघाल, और ये है मेरे साथ सब इंस्पेक्टर नंदीश्वर दयाल। सिंघाल ने अपनी कड़क आवाज में कहा। ओबराय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि इंस्पेक्टर सिंघाल की बहादुरी और सख्त मिजाजी के किस्से उन्होंने अखबारों में बहुत पढ़ रखे थे। आपसे मिलकर खुशी हुई, पर इस वक्त हम जरा जल्दी में हैं। अगर आप जल्दी में हैं तो कोई बात नहीं, चलिए रास्ते में बात हो जाएगी। सिंघाल ने दयाल को सिग्नल दिया और शान से ओबराय की चमचमाती पजेरों की तरफ बढ़ा। शोफर ने वर्दी में सिंघाल को देखकर अदब से झुककर सलाम किया और तुरंत ही पिछला डोर खोल दिया। वह किसी सम्राट की तरह उस वातानुकूलित कार के भीतर जा बैठा और अपनी जेब से ड्राई फ्रूट्स निकाल कर मजे से चबाने लगा। दयाल कुलभूषण ओबराय को एक तरह से जबरदस्ती खींचकर कार के पास लाया। ओबराय को अपनी ही लग्जरी कार में आज किसी मुजरिम की तरह बैठना पड़ रहा था। दयाल ने ड्राइवर को बाहर निकलने का आदेश दिया। वह डर के मारे चुपचाप बाहर हो गया। उसके बाहर जाते ही दयाल ड्राइविंग सीट पर जम गया। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन कार के अंदर का माहौल सिंघाल के गुस्से और मेवों की खुशबू से गरमाया हुआ था। ये क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? हमारी कार में हमारी बिना इजाजत घुसे चले आए आप लोग। ओबरॉय ने अपनी महंगी घड़ी वाली कलाई झटकते हुए गुस्से में भौहें तानी। सिंघाल, जो उनके बगल में शान से बैठा हुआ था, एक काजू अपने मुंह में फेंकते हुए उन्हें तिरछी निगाहों से घूरने लगा। बदतमीजी बदतमीजी अभी तक आपने देखी कहाँ है मिस्टर कुलभूषण ओबरॉय। एक बार मिस निशा मिल जाए, फिर आपको दिखाएंगे कि असली पुलिसिया बदतमीजी कहते किसे है। सिंघाल ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर ओबराय के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने जेब से फिर कुछ किशमिश निकाली और ओबराय के चेहरे के पास हाथ ले जाकर बोला,
ये तो सिर्फ नाश्ता है, दावत तो अभी बाकी है। लीजिए लीजिए, आप भी मजे से खाइए, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी आपको। हटाओ इसे। ओबरॉय ने हिकारत से मुंह फेर लिया तो सिंघाल तैश में आया। अब आप सीधी तरह सब कुछ बताएंगे या चले पुलिस स्टेशन? एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जिस चंदर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट आपने हार्डी गैंग को सौंपा था वो बच गया है, और उसकी गवाही से आप सीधा समझ गए ना। सिंघाल ने चंदर के बच जाने की बात कही तो ओबरॉय ने अपने माथे पर आया पसीना पोंछा। ये गलत है इंस्पेक्टर, हमने उसे मारने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। हम तो बस उसे अपनी बेटी से दूर करना चाहते थे, लेकिन वो कहते कहते रुके। लेकिन उन लोगों ने आपको ब्लैकमेल करने के लिए उसे मारने की साजिश की। ये तो शुक्र कीजिए कि वो बच गया, नहीं तो आपकी बेटी आपको कभी माफ नहीं करती। अंधेरे में चलाया तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा। जैसे ही सिंघाल ने निशा का नाम लिया, ओबरॉय बिखर गए। संकट की इस घड़ी में सिंघाल जैसे शिव का अवतार बन ही उनकी मदद करने को चला आया था। नहीं, हमारी बेटी की जान खतरे में है। उन्होंने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वे टूटते हुए स्वर में बोले। लोहा गरम देख सिंघाल ने हथौड़ा चलाया। किन लोगों ने? अब ओबरॉय खामोश हो गए, फिर बोले, हमें एक जरूरी काम से जाना है। अपनी इकलौती बेटी की जान से भी ज्यादा जरूरी काम? दयाल ने व्यंग्य किया, मगर उसके तुरंत बाद सिंघाल का इशारा पाते ही कार की रफ्तार तेज कर दी। अब कार मसूरी की उन खतरनाक ढलानों और खाइयों की ओर बढ़ रही थी जिन्हें देखने मात्र से इंसान का कलेजा कांप उठता है। ओबरॉय का चेहरा सफेद पड़ गया। मौत का भय और इकलौती बेटी के भविष्य की चिंता एक साथ हृदय गति को बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गाड़ी रोको। एक पल जैसे मौत को निमंत्रण देता सुनाई पड़ रहा था। सिंघाल ने पिस्ते चबाते हुए कुलभूषण की आंखों में झांका। वहां मौत का डर देख उसने अगला वार किया। आप क्या चाहते हैं मिस्टर ओबेरॉय? कल के अखबारों की हेडलाइन ये बने कि ओबेरॉय रिजॉर्ट के मालिक की कार पहाड़ी से फिसल घाटी में जा गिरी है। और फिर ये भी तो सोचिए कि आपके बाद आपकी लाडली बेटी को कौन बचाएगा? सिंघाल के इस वाक्य ने ओबरॉय को जैसे झकझोर कर ही रख दिया। हम बताते हैं। उन्होंने कांपते स्वर में अपने काले कारनामों और हार्डी गैंग के साथ अपने गुप्त बिजनेस टर्म्स का खुलासा कर दिया। बस एक बार हमारी बेटी निशा को वापस ले आओ इंस्पेक्टर, फिर हम सारे काले धंधे छोड़ देंगे, सारे काले धंधे छोड़ देंगे। गुड, तो फिर जाइए और पार्टनरशिप के पेपर्स रेडी करवाइए। सिंघाल ने हुक्म दिया। उसकी यह बात सुन ओबरॉय को तेज झटका लगा। क्या? लेकिन तुमने तो हमारी मदद का वादा किया था। एक रहस्यमयी मुस्कान इंस्पेक्टर के चेहरे पर बिखर गई। मिस्टर ओबेरॉय, आप अपनी लेक की मछलियों और कछुओं को क्या खिलाते हैं? ऑफ कोर्स, जो उनका सबसे पसंदीदा भोजन है वही। ओबरॉय ने उलझते हुए जवाब दिया।
तो बस हार्डी गैंग की ये मछलियां और कछुए भी अपना प्रिय भोजन खाएंगे और मर जाएंगे। सिंघाल के शब्दों में मौत जैसी ठंडक थी। ओबरॉय के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सिंघाल ने शिकार के लिए जाल बिछा दिया है। प्रताप कोठी के आसपास भी इस समय पत्रकार इकट्ठा थे और सूरज प्रताप सिंह पर सवालों की बौछार कर रहे थे। कुलभूषण ओबरॉय की बेटी निशा ओबरॉय के अपहरण की खबर, वो भी ओबरॉय विला से नहीं बल्कि प्रताप कोठी से। ये एक अविश्वसनीय घटना थी। आखिर सूरज प्रताप सिंह और निशा ओबरॉय का क्या कनेक्शन है, यह जानने के लिए अनेकों उल्टे सीधे प्रश्नों की वर्षा हो रही थी। प्लीज, इस समय मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। एक बार मिस निशा वापस आ जाए, फिर आपको सभी सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। नो कमेंट्स। सूरज सभी पत्रकारों को यह कहकर शांत करवा रहा था। होटल गैलेक्सी में भी हर किसी के पास एक ही विषय था, पर वहां हर कोई सूरज का भक्त था, बस गिने चुने लोगों को छोड़कर। उनमें पहला नाम शामिल था याना का, जो प्रभात की बेरुखी से नाराज थी और सूरज द्वारा रोजी को उससे ज्यादा ऊंची पोस्ट दिए जाने की वजह से नाखुश। उसे अब सूरज और प्रभात के विरुद्ध दूसरों के कान भरने का मौका मिल गया था। इस समय वह जैकी के साथ बैठी हुई निशा और सूरज के बीच कोई कनेक्शन जोड़ने में बिजी दिखाई दे रही थी, इस बात से अनजान कि जैकी रवि के गैंग का ही आदमी है, जो गैलेक्सी में उसका जासूस बन उसे वहां की सारी खबरें पहुंचाता है और इसके बदले मिलता है उसे भारी कमीशन। शी इज सो विटी। मैनेजर तो मैनेजर, बॉस को भी फांस रखा है, वह चिढ़कर बोली। जैकी ने एक शातिराना मुस्कान दी और अपने गले की टाई ढीली करते हुए चाल चली। You are right, Rihanna. And you know, इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा तुमको हो सकता है। You must be happy, darling. अब तुम मिस रोजी को जाकर उस टुच्चा मैनेजर का रियल कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकता है। And then you will be the queen of the galaxy. याना की आंखों में चमक आ गई। और जैकी, यू आर टू स्मार्ट। आज तो रोजी का ये सो कॉल्ड ब्लाइंड फेथ तोड़ना ही पड़ेगा। कहते हुए याना अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। रोजी लिफ्ट से बाहर आई तो याना उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर रोजी ने हमेशा की तरह इस बार ग्रीट नहीं किया और न ही कोई स्माइल दी, लेकिन याना तो स्ट्रेटजी तैयार करके ही आई थी। उसने एक बनावटी मुस्कान रोजी की तरफ उछाली। हाय, गोइंग फॉर अ लंच? या रोजी ने औपचारिकता निभाई। लंच अकेले ही करोगी या? याना ने बात अधूरी छोड़ दी। बी एट योर प्लेस याना। रोजी ने खफा होकर कहा। वैसे तुमने अपने डियरेस्ट प्रभात को देखा है क्या? आजकल वो तुम्हारे साथ दिखाई नहीं देता। याना ने फिर एक व्यंग्य किया। He must be occupied with any important work, Yana. You know, how is it in the peak season? But why are you asking? रोजी ने संदेह भरी दृष्टि से याना को देखते हुए पूछा। इम्पोर्टेंट वर्क? कम ऑन, डोंट बी सिली रोजी। याना उसकी यह सफाई सुन बिदक गई।
सारा स्टाफ जानता है रोजी वो होटल के काम में नहीं बल्कि निशा ओबराय को ट्रेस करने में बिजी है। इट सीम्स तुम्हारा प्यार का नशा उसका सर से उतर गया है। याना ने अपनी चाल खेली। I know, Yana. Why are you saying so? Because you are jealous. And what do you think? Don't I know that you always try to flatter him? रोजी ने उसे आईना दिखाया। रोजी की यह बात सुनकर याना बिफर उठी। और रियली मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। वैसे फ्लर्ट तुम्हारा बीएफ करता है मेरे साथ। उसने अपना बचाव करते हुए झूठ कहा। Why don't you see that he is cheating on you? And remember, when Nisha Oberoi came here first time, then प्रभात का ही बाइक पर बैठकर तो हॉस्पिटल गई थी। क्या होटल में और स्टाफ नहीं था? याना ने उस दिन वाली घटना याद दिलाई जब प्रभात निशा को लेकर अस्पताल गया था। After all, she is a multi-millionaire. ओबरॉय रिजॉर्ट की मालकिन है वो यहाँ मैनेजर बनकर क्यों रहेगा जबकि वो वहाँ का प्रिंस बन सकता है। याना की इन बातों ने रोजी के मन पर वैसा ही असर किया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। निशा के प्रति प्रभात का झुकाव उसे भी कुछ खटकने लगा था, लेकिन याना को कोई न कोई जवाब तो देना ही था, सो वह कुछ पलों तक खामोश रही, फिर बोली। वो सिर्फ प्रोफेशनल कर्टसी थी याना, सो प्लीज डोंट पॉइजन माय माइंड। याना को अब तक रोजी का उतरा चेहरा देखकर एहसास हो गया था कि उसका तीर सही निशाने पर बैठा है। वह और अपनापन दिखाते हुए बोली, ट्रस्ट मी रोजी, आई एम योर वेल विशर डार्लिंग। मैं तो बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ, जस्ट वॉच एट हिम। प्रभात जैसा मिडिल क्लास मैन के लिए पावर एंड मनी ऑलवेज प्यार से ऊपर होता है। गॉड सेव यू डार्लिंग। कहते हुए याना इतराती हुई वहां से चली गई। रोजी सोच में पड़ गई। सच ही तो था शायद, कहीं उसने प्रभात पर अंधा विश्वास तो नहीं कर लिया है। नहीं, मुझे प्रभात से डायरेक्टली बात करनी चाहिए। सोचती हुई वह प्रभात के कैबिन की तरफ गई। उधर होटल गैलेक्सी में याना रोजी के मासूम दिल दिमाग में प्रभात के खिलाफ नफरत का जहर घोलने में लगी हुई थी, तो इधर मिशनरी होम के एक एकांत कमरे में माँ बेटी बरसों पुराने अतीत के पुराने जहर को अपनी उम्मीदों के अमृत से मिटाने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। मिशनरी होम का वह कमरा बेहद छोटा, पुराना और चारों तरफ से बंद था। खिड़कियों से छनकर आती मध्यम रोशनी और हवा में सीलन की गंध उस माहौल को और भी भारी बना रही थी, मानो उस बंद कमरे की दीवारें किसी गहरे राज को छुपाए बैठी हैं। इसी खामोश और रहस्यमय माहौल में दोनों माँ बेटी गहरी बातों में डूबी हुई थी। मैरी अभी यही समझता है कि हमने उसका डैडी को किल किया। वही औरत जो शौरी की माँ यानी कि शैली थी, बुझे और कांपते स्वर में बोल रही थी। उनकी आंखों पर अतीत का एक गहरा और धुंधला पर्दा पड़ा हुआ था। अब टाइम आ गया है मामा, बहुत जल्दी दोनों भाई बहन अलग हो जाएगा। शौरी ने खुश होकर अपनी मामा को बताया। इतना बरस हो गया इस दिन का इंतजार में कि कब मैरी का सामने सच आएगा। शैली ने भारी आवाज में कहा। उनकी आंखों में बरसों का पुराना दर्द और तड़प तैर गई। मैरी विल सर्टेनली अंडरस्टैंड एवरीथिंग मामा। शौरी ने अपनी माँ शैली को हौसला देते हुए अपने गले से लगा लिया। तभी कमरे में पसरे उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आहट हुई।
किसी ने बाहर से भारी दरवाजे को एक झटके में धकेला और भीतर प्रवेश किया। कमरे में आए अचानक उस अनजान साई को देखकर दोनों माँ बेटी शैली और शौरी ऐसे चौंके जैसे सामने कोई जिंदा भूत देख लिया हो। ओह माय गॉड! शौरी के मुंह से हैरत की मारी चीख निकलते निकलते बची। कमरे की मध्यम रोशनी में शैली ने अपनी धुंधली आंखों से आने वाली महिला को देखा और देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अतीत की किताब के सारे पुराने पन्ने जैसे हवा के झोंके से फड़फड़ाने लगे। हाँ वही शैली, आने वाली ने आगे बढ़कर शौरी की मां शैली का थरथराता हुआ हाथ थाम लिया। एलिजा, इट्स यू। ओह माय गॉड, नो नो, आई एम ड्रीमिंग। शैली की आंखें फटी की फटी रह गईं। नो शैली, नो, यू आर नॉट ड्रीमिंग। इट्स मी एलिजा, जिसका वजह से तुम्हारा पूरा लाइफ स्पॉइल हो गया। एलिजा ने अपनी आंखों में एक अजीब सा अफसोस, पुराना पछतावा और दर्द समेटते हुए स्वयं का परिचय दिया। नो एलिजा, ऐसा मत बोलो। शैली सिर्फ इतना ही बोल पाई और उनका गला रुंध गया। दोनों तकदीर के उस खेल को याद कर बुरी तरह रोने लगी। आई आंटी एलिजा, शौरी हैरत में पड़ी अनजान आगंतुका को देख रही थी, जिसके आने से कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया था। जिस औरत को उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, वह आज उसके सामने खड़ी थी। एलिजा ने अपने भीगे नैनों से शौरी की तरफ देखा। बट हम तुमको नहीं पहचाना। हु आर यू? ये हमारा डॉटर है एलिजा, आर्थर और हमारा यंगर डॉटर। शैली ने रुंधे गले से शौरी का परिचय दिया। ओह यस, आई रिमेम्बर। आर्थर ने अपना विल में मैरी का यंगर डॉटर को मेंशन किया है। ओह माय गुडनेस, तुम तो बिल्कुल आर्थर पर गया है। यह सो ब्यूटीफुल। एलिजा ने आगे बढ़कर शौरी का गाल छुआ। उसके बदन में एक सिहरन से दौड़ गई। रियली? आर्थर ऐसा किया? शैली एलिजा की बात सुन बुरी तरह चौंक पड़ी। आई एम नॉट लाइंग शैली। एलिजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूरा किस्सा बयान किया। हम कितना बरस से इस दिन का वेट कर रहा था एलिजा, जब हमारा डॉटर को उसका डैडी का नाम मिलेगा, उसका हक मिलेगा। शैली ने कांपते स्वर में कहा। तुम हमारा बात पर बिलीव करो या ना करो एलिजा, लेकिन हम अपना इस बेटी का कसम खाकर बोलता है, हम आर्थर का मर्डर नहीं किया, नहीं मारा हम उसको। गॉड नोज, हम बेकसूर है। वो हमको मालूम है शैली, वो सब हम जानता है, तभी तो हम पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। एलिजा ने रहस्य पर से पर्दा उठाते हुए बेहद ठंडे और धीमे स्वर में कहा। कमरे की हवा जैसे एकदम से फ्रीज हो गई। शैली का मुंह खुला का खुला रह गया और शौरी की धड़कनें तेज हो गई। बट हाउ डू यू नो? शैली की आंखों में सवाल था। एलिजा की आंखों में जैसे उस खौफनाक रात का पूरा मंजर तैर गया। बिकॉज हम असली किलर को देखा है शैली। एलिजा का यह कहना ही था कि जैसे कमरे की बची खुची हवा ही थम गई हो। तीनों के बीच एक ऐसा भयानक और गहरा पिन ड्रॉप साइलेंस पसर गया, जिसमें सिर्फ उनकी तेज होती धड़कनों की आवाज सुनाई आ रही थी। एलिजा तो आ गई है इंडिया।
पर ये अलीजा आखिर है कौन? ये जानना चाहते हैं तो आपको उपन्यास के पिछले भाग सुनने पड़ेंगे। और ये तो आप जान ही चुके हैं कि शैली और अलीजा का क्या रिश्ता है। और ये भी जान चुके हैं कि शौरी और मैरी यानी मार्था सगी बहनें हैं और उनका स्टेप ब्रदर है हार्डी यानी हडसन, जो कि अलीजा और आर्थर का बेटा है। रिश्तों की इन उलझनों में आप भी उलझ कर रह गए ना? पर धीरज रखिए, ये उलझने जल्द ही सुलझ जाएंगी जब ये पता चलेगा कि वास्तव में वो है कौन जिसने शौरी और मैरी के डैडी का मर्डर किया है। आप भी कंफ्यूज हो गए ना? चलिए, आपकी इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैं आपको ऑप्शंस दे ही देता हूं ताकि आप हमारे साथ खेल सकें CDC कनेक्टिंग ड्रीम्स चैंपियन। तो आपके ऑप्शंस हैं A निकोलस, B शैली, C हडसन, D अलीजा। अब आप सोच क्या रहे हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए अपना आंसर, क्योंकि सही आंसर देने वालों का नाम आने वाले भाग में बताया जाएगा। तब तक आप उपन्यास को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। और हमारे कंट्रीब्यूटिंग आर्टिस्ट्स के नाम भी जानते जाएं। वे हैं सुधांशु कुलश्रेष्ठ, तनीषा अग्रवाल और मैं ओमवीर नावरिया। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक सुनते रहिए कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास।